Hello everyone, welcome to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था। हमने अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में देख लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया था। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आई होप आप सबको पता होगा। कोई भी सॉल्यूट है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी डिजोल्व होने की, कि इससे ज़्यादा सॉल्यूट को हम और इस सॉल्यूशन में क्या नहीं कर सकते हैं, सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, उस कंडीशन को या उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्यूट की वो एबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की। कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट है उसके अंदर हम क्या डिजोल्व करते हैं, सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं। तो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की जो एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ओके, और ये सॉल्युबिलिटी होती है वो डिफरेंट सब्सटेंस की डिफरेंट होती है। लाइक किसी सोडियम क्लोराइड है, साल्ट है अपना, उसकी डिफरेंट हो जाएगी, शुगर की डिफरेंट होती है। तो ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे पता करेंगे हम। फॉर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, बीकर लिया। देखो यहाँ पे बीकर, और उसमें हमने सॉल्वेंट की तरह यूज किया है वाटर को। हमने वाटर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर, उसके अंदर हमने एक सोल्यूट लिया पर्टिकुलर अमाउंट। आप एग्जाम्पल ले लो, हमने 1 टेबल स्पून क्या लिया, शुगर ली। ओके, और हमने उसको उसमें डिजोल्व किया। तो हमारे पास में क्या मिलकर आएगा, एक सॉल्यूशन। किसका होगा वो, शुगर सॉल्यूशन होगा। हमने यही तो किया, वाटर ली और उसके अंदर शुगर को डिजोल्व किया। ओके, तो जो शुगर की डिजोल्व होने की कैपेसिटी है उस वाटर के अंदर, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट क्या है हमारे पास में, वाटर, पर्टिकुलर सॉल्यूट क्या है हमारे पास में, शुगर। शुगर की सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की जो कैपेसिटी है कि वो कितना डिजोल्व हो सकती है एट टेम्परेचर, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कितना डिजोल्व हो सकती है उस सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट टू डिजोल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, इट मे बी डिफाइन एज फॉलो। सॉल्युबिलिटी को हम अदर तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वो तरीके क्या होते हैं, देख लेते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। लाइक हम बात कर रहे हैं अभी रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। क्या होता है, सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो किस में डिजोल्व हो सकता है, सॉल्वेंट की फिक्स क्वांटिटी में क्या हो सकता है, डिजोल्व हो सकता है। सॉल्वेंट की फिक्स्ड क्वांटिटी में क्या हो, डिजोल्व हो, ठीक है। तो क्या फॉर्म करने के लिए डिजोल्व हो सकता है, वो सेचुरेशन सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए डिजोल्व हो सकता है उस टेम्परेचर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। देखो सेचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। उसके सेचुरेशन कोई सॉल्यूशन है तो उसके बाद में क्या हम उसमें कोई भी अमाउंट सॉल्यूट का ऐड करेंगे तो वो क्या डिजोल्व होगा उसके अंदर, नहीं होगा। तो सॉल्यूट के उसमें डिजोल्व होने की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैपेसिटी उतनी ही थी। लाइक हमने बात की थी कि किसी भी एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस क्लास में, कोई भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी चपाती खाने की कैपेसिटी है 2, वो 2 मैक्सिमम चपाती खा सकता है, ठीक है। तो उसका सेचुरेशन पॉइंट था, हमने बात की थी। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं हम। कैसे, वो 2 चपाती मैक्सिमम खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो उसकी एबिलिटी कितनी है खाने की, 2 चपाती खाने की है। इसी तरह किसी भी सॉल्यूट की डिजोल्व होने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ताकि वो क्या कर सके, हमें सेचुरेशन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन दे सके, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। और ये सब एक मैक्सिमम उस पर होना चाहिए, एक टेम्परेचर होता है फिक्स्ड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठीक है, समझ आया। आगे मूव करते हैं और देखते हैं सॉल्युबिलिटी की एक और डेफिनेशन। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट। आपके पास में कोई भी सॉल्यूट का मास जो पर 100 ग्राम में डिजोल्व हो जाता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ओके, समझ आया सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। और सॉल्युबिलिटी मैंने कहा कि अलग अलग सब्सटेंस पे डिपेंड करती है।
एक डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। कैसे? जैसे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, कोई भी आपके 3 या 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी चपाती खाने की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। किसी का 2 चपाती खाने की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, किसी की 3 होती है, किसी की 4 होती है। उसी तरह किसी भी सॉल्वेंट में सोल्यूट की डिजोल्व होने की कैपेसिटी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है सोल्यूट की, तो हम बोल सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी होती है वो भी क्या करती है, अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस वेरी करती है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सोल्यूबिलिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं कुछ इनसोल्यूबल भी होते हैं, ठीक है, जो सोल्यूबल नहीं हो सकते किसी भी कंपाउंड में। देखो, ऐसे सब्सटेंस जिनकी सोल्यूबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, मतलब उनकी डिजोल्व होने की कैपेसिटी ही नहीं होती है। सोल्यूबिलिटी का मतलब सोल्यूट के सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की एबिलिटी। हम बोल रहे हैं इनसोल्यूबल, मतलब उसकी कैपेसिटी ही नहीं है सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की कैपेसिटी नहीं होती है। जब आप डिजोल्व करते हो इसको तो ये डिजोल्व नहीं होता है, ये प्रेसिपिटेट का क्या बना लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो इनसोल्यूबल सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, ए सब्सटेंस विच इज नेग्लिजिबल सोल्युबिलिटी इज कॉल्ड इनसोल्यूबल। ओके, इसी तरह एक सॉल्यूशन आता है, सोल्यूबल होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल, ठीक है। कुछ होते हैं सब्सटेंस जो स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। अब ये स्पेरिंगली सोल्यूबल का क्या मतलब होता है, स्पेरिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस है ना तो उसकी सोल्यूबिलिटी मैक्सिमम है और ना ही बहुत कम है, मॉडरेट है उसकी, ठीक है, ना तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई सोल्यूबिलिटी है उसकी, और ना ही बहुत कम सोल्यूबिलिटी है उसकी, मतलब नेग्लिजिबल से थोड़ी सी ज़्यादा और हाई से थोड़ी सी कम, ठीक है। ऐसी जब आपके पास में कोई सब्सटेंस होता है जिसकी सोल्यूबिलिटी इस तरीके से वेरी करती है, तो उसको सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस है। समझ आया, स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस जो आधा घुलता है और आधा नहीं घुलता है, उसकी कैपेसिटी कम घुलने की होती है। देखो, a substance that is more than negligible but less than high solubility is called sparingly soluble। और ऐसे सब्सटेंस का नेम क्या है, एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो हमने एग्जाम्पल देखा, इनसोल्यूबल सब्सटेंस हमने देखे क्या होते हैं, और स्पेरिंगली सोल्यूबल सब्सटेंस भी देखे। ओके, अब हम देखेंगे कि सोल्यूबिलिटी कैसे वेरी करती है, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द सोल्यूबिलिटी। किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम सोल्यूबिलिटी को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका एक मेथड होता है। आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से ये वीडियो देखते जाना, आपको ये मेथड अच्छे से समझ आएगा। ओके, इस मेथड के ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझना है। लेट्स स्टार्ट, चलो देखते हैं। आपको इसके लिए क्या करना है, आपके पास में एक होनी चाहिए पोर्सेलिन डिश, ठीक है। लेबोरेटरी में जब हम वर्क करते हैं तो एक ग्लास में जैसी डिश होती है, ऐसी गोल टाइप में ऐसी डिश होती है, ठीक है, वो लेनी है हमें। उसको क्या करना है, बिल्कुल क्लीन करना है और उसे ड्राई कर लेना है। फिर उसका क्या करना है, वे करना है हमें। लेबोरेटरी के अंदर मशीन्स होती है वे करने की बहुत सारी, तो उस जो ड्राई एम्प्टी पोर्सेलिन डिश है उसका आपको क्या करना है, वे करना है, ठीक है, मेजर करना है उसको, उसका वे करना है वेइंग मशीन में ले जाके। बहुत सारी मशीनें अवेलेबल होती है लेबोरेटरी के अंदर। हमने क्या किया, गए लेबोरेटरी के अंदर, हमें क्या करना है, सोल्यूबिलिटी को डिटरमाइन करना है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमने एक ली पोर्सेलिन डिश। ओके, वॉच ग्लास जैसी डिश होती है, उसको हमने अच्छे से क्लीन किया। क्लीन करने के बाद में उसको ड्राई कर लिया, फिर हमने उसका वे किया। उसका जितना भी वे आया उसको हमने लिख लिया W1। ओके, W1 से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट करके उसका वे लिख लिया। ओके, फिर उसके बाद में आपने क्या किया, अब उस डिश के अंदर आपने क्या किया, एक 10 ml सेचुरेटेड सॉल्यूशन को लिया, ठीक है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमने क्या किया, उस डिश में फिल किया। ये आपके पास में थी, ओके, इसको हमने ड्राई थी तब वेट कर लिया था, इसका वे कर लिया था। अब हमने इसमें सॉल्यूशन ले लिया। कौन सा सॉल्यूशन हमने लिया है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन हमने लिया कितना ml, 10 ml। ओके, अब जब आपने सेचुरेटेड सॉल्यूशन ले लिया है, अब इस पोर्सेलिन डिश को उठाओ और वापस से जाके इसका वे करो, इसका रीवे करो। पहले तो हमने एम्प्टी का किया था, अब सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में इसका क्या करो, वे करो, ठीक है। सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में इसका वे करोगे तो इसका जो वे आएगा वो किस किस का होगा,
एक तो इस पोर्सेलिन डिश का वे होगा और सेकेंड हमारे पास में किसका होगा, इस सॉल्यूशन का वे होगा। यही होगा, बिल्कुल यही होगा, क्योंकि हमने दो चीजें ली हैं, एक तो डिश थी उसके अंदर हमने सॉल्यूशन को ले लिया, तो जो प्रेजेंट है वे करेंगे किसी चीज का तो उसी का आने वाला है, तो ऐसा हमने किया। अब आपको क्या करना है, ये जो डिश है उसको सैंड बाथ के अंदर रख के, ठीक है, एक बाथ होता है, ठीक है, टब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर आपको इस डिश को रखनी है इस तरीके से, और आपको क्या करना है, उसको रख के हीट करना है। ओके, उसको हीट करना स्टार्ट करना है। जैसे आप हीट करोगे कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वाटर, जो सॉल्वेंट हमने लिया था, वाटर ही लिया था हमने, सेचुरेशन सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी हमने सॉल्वेंट लिया था वो तो इवोपरेट हो गया है, इवोपरेट होके चला गया है, ठीक है, वेपर्स बन चुकी है उसकी। और जो ये डिश है इसके अंदर क्या बच गया है, रेसिड्यू बच गया है, किसका, सोल्यूट का। ओके, जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसके अंदर पक्का 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा। हमने जैसे ही उस डिश को क्या किया, हीट करना शुरू किया, उससे क्या हुआ, जो सॉल्वेंट था, जो सॉल्वेंट हमने लिया था वो तो एवोपरेट हो गया, ठीक है, एवोपरेट होके निकल गया वेपर बन के, और लास्ट में क्या बच गया उस डिश के अंदर, रेसिड्यू बच गया पीछे, जो क्या था, सोल्यूट था, सोल्यूट का रेसिड्यू था। क्योंकि सॉल्वेंट, यदि हम किसी सॉल्यूशन को गर्म कर रहे हैं तो उसमें 2 ही सब्सटेंस हो सकते हैं, सोल्यूट हो सकता है और क्या हो सकता है उसके अंदर, सॉल्वेंट हो सकता है। जब सॉल्वेंट उड़ चुका है तो बचेगा क्या हमारे पास में, सोल्यूट। ओके, उसका रेसिड्यू बच गया। अब आपको क्या करना है, इस डिश को कूल करना है, ठीक है, ठंडा करना है। ठंडा करके इसको किस में लेना है, एक डेसिकेटर होता है, डेसिकेटर एक इस तरीके से बनी हुई, कांच की बनी हुई एक चीज होती है, ठीक है, इसको हम डेसिकेटर बोलते हैं। इसके अंदर उन सब्सटेंस को रखते हैं जिनमें हमें कोई भी मॉइस्चर ना रखना हो, ठीक है। क्या होगा, हमने जो रेसिड्यू बचा वो वापस आसपास के एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को ना कैच कर ले, ना ले ले, इसलिए हम उसको किस में रखते हैं, डेसिकेटर में रखते हैं। डेसिकेटर एक लेबोरेटरी की मशीन होती है जिसमें यदि हम किसी भी सब्सटेंस को रखें तो वो मॉइस्चर को कैच नहीं कर सकता, ठीक है, वो मॉइस्चर फ्री रहता है उसमें रखने से। तो हमें क्या चाहिए, उस रेसिड्यू का वेट चाहिए, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, उस रेसिड्यू का वेट चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको डेसिकेटर में रख देंगे और फिर बाद में उसका वेट कर लेंगे। उसका वेट कर लिया हमने, ठीक है। देखो यहाँ पे हम एक डायग्राम से देखेंगे, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास में सैंड बाथ है, ये सॉल्यूशन है, और इसको हमने क्या किया, गर्म करना स्टार्ट किया। ये एवेपरेट जो हुआ वो क्या था आपका, सॉल्वेंट, एवेपरेट था वो क्या था, सॉल्वेंट, और जो रेसिड्यू बच जाएगा बाद में वो क्या था आपका, सोल्यूट था। यहाँ तक समझ में आया। अब जब हमने एम्प्टी डिश का वे किया था तो मैंने क्या बोला था आपको कि एम्प्टी डिश का वे किया है, उसको हमने क्या लिख दिया, W1 ग्राम। ओके, देखो मास ऑफ एम्प्टी डिश W1 ग्राम, मास ऑफ डिश प्लस सॉल्यूशन। जैसे ही हमने सेचुरेटेड सॉल्यूशन उसके अंदर फिल किया, हमने दोबारा रीवे किया था उसको। जब आपने रीवे किया उसको तो आपको पता चला कि जो मास आएगा वो किस किस का है, 2 चीजों का है, मास ऑफ डिश और सॉल्यूशन का मास। ओके, तो उसको हमने क्या बोल दिया, W2 ग्राम। ओके, सेकंड क्या था, आपने रेसिड्यू लेके फिर से उसको किया, तो उसमें क्या था, डिश थी और फिर उसका मास ऑफ डिश था और रेसिड्यू का मास था, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ डिश प्लस रेसिड्यू। इसको हमने क्या बोल दिया, W3 ग्राम बोल दिया। ओके, अब आपको निकालना है क्या, सोल्युबिलिटी निकालनी है। सोल्युबिलिटी के लिए आपको क्या होना चाहिए, सोल्युबिलिटी होती क्या है, सोल्यूट के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की कैपेसिटी या एबिलिटी। तो आपको पहले मास ऑफ सोल्यूट चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। आपके पास में तो एम्प्टी डिश का मास है, मास डिश और सॉल्यूशन का कंबाइंड मास है, और रेसिड्यू का मतलब सोल्यूट का, रेसिड्यू मतलब सोल्यूट है, कंफ्यूज नहीं होना है, रेसिड्यू मतलब क्या है, सोल्यूट है। तो क्या अब हम मास निकाल सकते हैं, इसको आप 1 इक्वेशन नाम दे दो, इसको 2 दे दो, इसको नेमिंग कर दो 3rd इक्वेशन। ओके, आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्यूशन में क्या क्या पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। अब देखो सेकंड इक्वेशन देख रहे हो मेरी, इसमें मास ऑफ डिश प्लस सॉल्यूशन का मास है, थर्ड में मास ऑफ डिश प्लस रेसिड्यू का मास है। ओके, तो सॉल्यूशन का मास और रेसिड्यू का मास आपके पास में है और मास ऑफ डिश लगे हुए हैं। अब आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन में से रेसिड्यू का मास माइनस कर दो, आपके पास में सॉल्वेंट का आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मास ऑफ डिश प्लस सॉल्यूशन में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मास ऑफ डिश प्लस रेसिड्यू। इससे क्या होगा कि आपके पास में
मास ऑफ डिश और मास ऑफ डिश तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिश का मास तो सेम ही था। सॉल्यूशन में से रेसिड्यू का मास आप जब निकाल दोगे तो आपके पास में फिर क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास। यही तो होता है, सॉल्यूशन क्या कंटेन करके रखता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। आपने सॉल्यूशन के अंदर से क्या निकाल दिया, सोल्यूट, बचा क्या, सॉल्वेंट। तो हमने यही किया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए देखो W2 माइनस W3 कर दिया, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में से क्या माइनस कर दिया, थर्ड इक्वेशन, सोल्यूट में से रेसिड्यू माइनस कर दिया, आपके पास में किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा। इसी तरह आपको सोल्यूट का निकालना है तो क्या कर सकते हो, आई होप अब आप सब लोग अंदाजा लगा लोगे कि हमको क्या करना पड़ेगा सोल्यूट का मास निकालने के लिए। क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी डिश का मास और इसको माइनस कर दो किस में से, इस वाले में से, थर्ड वाली इक्वेशन में से। तो एम्प्टी डिश और एम्प्टी डिश का मास तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम ही आया होगा एम्प्टी डिश का तो, और बचेगा किसका आपके पास में, रेसिड्यू। और रेसिड्यू क्या है हमारे पास में, रेसिड्यू तो सॉल्यूट है, तो आपके पास में क्या आ गया, सॉल्यूट का मास। कैसे आया, देखो मास ऑफ सॉल्यूट क्या किया आपने, W3 माइनस W1, ठीक है, ये आपके पास में आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप सोल्यूबिलिटी कैसे निकालते हैं, सोल्यूबिलिटी जस्ट अभी बताया है मैंने क्या होती है, तो निकालना कैसे है, देखो क्या करना पड़ेगा आपको, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100, बस आ गया आपका। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास में, W3 माइनस W1 से अपन निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा। उसी तरह मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, W2 माइनस W1, ओके। देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास में क्या आने वाला है, सोल्युबिलिटी आ जाएगी। तो आपको समझ में आया हम लोगों ने कैसे सोल्युबिलिटी मेजर की है गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सोल्युबिलिटी के फैक्टर्स भी तो होते हैं, सोल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हम देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। अब ये सॉलिड इन लिक्विड का क्या मतलब है, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है हमारे पास में लिक्विड सॉल्यूशन का ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हमने टाइप्स पढ़े हैं, उसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट डिफरेंट होंगे। लिक्विड सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट तो क्या हो गया, लिक्विड, ओके, और सोल्यूट क्या हो गया हमारे पास में, सॉलिड। ये इतनी बात आपको पहचान में आनी चाहिए सॉलिड एंड लिक्विड इन सब से बोलने पर, ओके। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, मैंने आप लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके बताया था। आई होप आपको वो सब आता होगा। अभी हमारा फोकस किस पे है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द सोलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, ओके। फर्स्ट फैक्टर आता है साइज ऑफ पार्टिकल। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम लेंगे और उससे समझेंगे। आप शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े भी होते हैं और बिल्कुल छोटी शुगर भी होती है, यदि आप लोगों ने देखी हो तो, ठीक है। तो पार्टिकल कैसे डिपेंड करते हैं सोलिबिलिटी पे, यदि पार्टिकल की साइज क्या होती है, स्मॉल होती है, तो उस सोलिबिलिटी क्या होगी, उस सोल्यूट की ज़्यादा होगी, ठीक है। पार्टिकल की साइज स्मॉल होगी तो उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी सोलिबिलिटी। कैसे इंक्रीज होगी, आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं शुगर के और ये मोटे पार्टिकल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये तो शुगर के लार्ज पार्टिकल्स हैं और ये जो शुगर है उसके क्या है, स्मॉल पार्टिकल है, ओके। यदि आप स्मॉल पार्टिकल को एक 1 ग्लास ऑफ वाटर में लेके डिजोल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है, स्टायर करते हुए, तो ये फास्टली डिजोल्व हो जाएंगे। आप ये करके देख सकते हैं, ये फास्टली डिजोल्व हो जाएंगे। और जैसे ही हम लार्ज पार्टिकल्स को लेके इसको डिजोल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं, ओके। तो जब भी साइज का फैक्टर आता है तो साइज छोटी होती है तो वो आसानी से डिजोल्व हो सकती है, ठीक है। साइज छोटी होगी तो उसको हम स्टायर करके आसानी से डिजोल्व करके क्या कर सकते हैं, सोल्यूबल कर सकते हैं। तो जल्दी से डिजोल्व हो गया मतलब उसकी सोल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, और जिसकी सोल्युबिलिटी कम है मतलब वो बहुत टाइम लगा रहा है डिजोल्व होने में। डिजोल्व होने की प्रोबेबिलिटी तो हमें सोल्युबिलिटी बताती है, ठीक है। आप यदि घर पे यदि हम बात करें कि शुगर के पार्टिकल्स की बात करते हैं, नॉर्मल शुगर के पार्टिकल्स का तो आपने सबने डिजोल्व किया होगा, ठीक है।
ये नॉर्मल शुगर का पार्टिकल्स है, इसको लेके आप इसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में करके, ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा क्रश करके आप उसको एक ग्लास में डालो और उसे स्टाइर करके डिजोल्व करो, और एक में इस ग्लास में, एक कोई नेक्स्ट ग्लास में डाल के उसको स्टाइर करके डिजोल्व करके देखो, आपको खुद को पता चलेगा कि जो पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा क्रश किया था वो जल्दी से हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रश करने पर उसके पार्टिकल्स थोड़े छोटे हो गए, ठीक है। थोड़े छोटे होने पर क्या हो गया, वो जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, उनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये आप जो एग्जाम्पल है वो सब घर पे करके देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को पता भी होगा। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट ग्रेटर इज द सोलिबिलिटी। साइज पार्टिकल जितना छोटा होगा सॉलिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और ये भी आपने देखा होगा कि एज कम्पेयर टू क्रिस्टल्स, किसी भी चीज़ के क्रिस्टल्स है, पार्टिकल्स है, उसके कंपेयर यदि आप उसका पाउडर बना के आप उसको डिजोल्व करते हो तो वो जल्दी से डिजोल्व हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी साइज पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है उसकी साइज पार्टिकल्स की, इसलिए क्या करते हैं, वो जल्दी डिजोल्व होते हैं। ओके, तो साइज ऑफ पार्टिकल का फैक्टर समझ लिया हमने, समझ आ गया आई होप आप लोगों को। अब आगे देखते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हैं? आपको वही 2 ग्लास ऑफ वाटर लेने हैं। जैसे ही आपने 2 ग्लास ऑफ वाटर लिए, एक में आपको 1 टेबल स्पून शुगर डालनी है, दूसरे में भी सेम 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करनी है। जैसे ही आपने दोनों में शुगर ऐड करी, एक ग्लास ऑफ वाटर को आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, और दूसरे को उठाओ और उसे स्टाइर करना स्टार्ट करो, उसको हिलाते हुए डिजोल्व करो। आप देखोगे कि जिस ग्लास को आपने स्टाइर करते हुए हिलाते हुए डिजोल्व किया है उसमें शुगर जल्दी से डिजोल्व हो गई एज कम्पेयर टू जो हमने ग्लास ऐसे ही छोड़ दिया था, ठीक है। जो ग्लास आपने छोड़ दिया है उसको शुगर अपने आप डिजोल्व होगी तो वो टाइम लेगी। ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, जब आप उसको स्टाइर करने लग जाते हो, ग्लास को शुगर उसके अंदर ऐड करके ग्लास को स्टाइर करके डिजोल्व करना शुरू करते हो, तो क्या होता है, जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, हम बोल सकते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में जल्दी आते हैं। आपने क्या किया, हिलाना शुरू किया, हिलाते हुए क्या होंगे, उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगा उनके अंदर, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में क्या आएंगे, जल्दी आएंगे। जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में वो जल्दी आए, वो जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे। समझ आया कैसे डिजोल्व होंगे? लेकिन यदि वही हम दूसरे ग्लास की बात करें जिसमें आपने शुगर डाली और उन्हें ऐसे ही रख दिया, ठीक है, तो अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना उसे आप स्टाइर कर रहे हो, वो एक जगह जाके बैठ गए नीचे, ठीक है। अब वो डिजोल्व होंगे अपने आप, ठीक है, तो उनको टाइम लगेगा एक दूसरे के कांटेक्ट में आने में, वाटर के कांटेक्ट में आने में शुगर के पार्टिकल्स को टाइम लगेगा, इसलिए उनकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू यदि हम किसी को कांटेक्ट में जल्दी लाते हैं हिला के। तो जब भी आपको फास्ट किसी चीज़ को डिजोल्व करना होता है आप उसको क्या करते हो, स्टाइर करते हो। आप लोगों ने किया भी होगा, फटाफट शुगर को जल्दी घोलने के लिए हिलाते हो, है ना, लेकिन हमें पता नहीं था क्यों ऐसा होता है। आज पता चल गया है हमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो क्या करती है, जल्दी डिजोल्व हो जाती है कांटेक्ट में आने की वजह से। समझ आया? देखो यहाँ पे हमने एक शुगर ऐड की, इसमें शुगर ऐड करने के बाद यदि हम इसको यूं ही छोड़ देते हैं तो यहाँ पे शुगर जाके बैठ जाएगी। अब वो धीरे धीरे अपने आप जब कांटेक्ट में आएंगे तब डिजोल्व होगी। लेकिन यदि यहाँ पे बात करें तो आप इसको लगातार स्टाइर कर रहे हो तो ये फटाफट शुगर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। ओके, देखो, इंक्रीज कांटेक्ट बिटवीन द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट इंक्रीज द सॉलिबिलिटी। एग्जाम्पल, स्टायरिंग ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज द कांटेक्ट एंड हेल्प्स द सोल्यूट टू डिजोल्व फास्टर। समझ आया? अब देखते हैं टेम्परेचर का फैक्टर, ठीक है। टेम्परेचर का फैक्टर देखते हैं। जनरली यदि सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है किसी सब्सटेंस की टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, क्या बोला मैंने, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जनरली कोई सब्सटेंस होता है उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। टेम्परेचर इंक्रीज किया, सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों होता है? सॉलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्यों इंक्रीज होती है? हमने लिया वाटर ऑफ, एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर डाला, ठीक है, उसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। आपने जैसे ही हीट करना स्टार्ट किया, अब क्या होगा, जैसे ही आपने हीट करना स्टार्ट किया, इसमें जो पार्टिकल्स थे वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, फटाफट तेज तेज मूवमेंट करेंगे और एक दूसरे के क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। जैसे ही वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे मूवमेंट करने से, तो उनमें क्या हो जाएगी, फटाफट वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। कांटेक्ट में आने से सब्सटेंस क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व होने से उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है।
अब आप इस एग्जाम्पल को ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, आपने क्या लिया था, पहले 2 ग्लास ऑफ वाटर लिए थे, एक में शुगर डिसॉल्व की स्टाइल करके। अब क्या करो, आप शुगर डालो और उसको एक बीकर के अंदर उतना 1 ग्लास ऑफ वाटर पानी लो, उसमें 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करो और उसको गर्म कर दो। आप देखोगे कि एज कम्पेयर टू और आपने जो हिलाया था और जो छोड़ दिया था उसके अकॉर्डिंग वो फास्ट डिजोल्व हो जाएगी। क्यों डिजोल्व हो गई फास्ट? क्योंकि जब वो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंप्रूव हो जाती है। कोई भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें एनर्जी होती है, ठीक है। अब उनका मूवमेंट होता है वो फास्ट हो जाता है, वो वाइब्रेशन करते हैं जब हम एनर्जी उनको देते हैं। तो पार्टिकल्स वाइब्रेशन करके क्या होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना फास्ट स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, कांटेक्ट में जल्दी आएंगे और वो क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। ये तो हमने बात करी जनरली, लेकिन हमने अब पढ़ रखा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने देखा था एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले ही। अभी हम देखेंगे कि कोई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कैसे सॉलिबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट बात आती है हमारी, देखो, व्हेन ए सोल्यूट डिसॉल्व विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, मतलब क्या, कोई भी सोल्यूट यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस से डिसॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसॉल्व के प्रोसेस के थ्रू क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है। तो जब भी सोल्यूट किसी में डिसॉल्व करो सॉल्वेंट में और उस प्रोसेस में यदि हीट रिलीज होती है, मतलब सोल्यूट का डिसॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। हीट जब रिलीज हो रही है तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों है, देखो, हम एक बीकर लेते हैं, हमने इसमें कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, ओके, सॉल्यूट डाल दिया और उसको हीट करना स्टार्ट किया। अब सॉल्यूट की टेंडेंसी क्या है कि वो जब डिसॉल्व होता है तो हीट रिलीज होती है। पहले ही वो डिसॉल्व होने के लिए हीट रिलीज कर रहा है ताकि वो जो हीट रिलीज करके क्या कर सके, कांटेक्ट में आ सके, पास आ सके। यदि वो हीट रिलीज कर रहा है, आप उसे क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। टेम्परेचर इंक्रीज का मतलब हीट दे रहे हो। जब आप उसे हीट दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट इंक्रीज हो जाएगा। अब जब आपने हीट दे दी उसको तो वो हीट लेके क्या करेंगे, दूर दूर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे। इसलिए क्या होता है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है कुछ सब्सटेंस जो एक्सोथर्मिक डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हें डिसॉल्व के लिए क्या चाहिए, नीड है उनकी कि वो डिसॉल्व तभी हो सकते हैं जब हीट रिलीज करें। वो पहले ही हीट रिलीज करके एक दूसरे के कांटेक्ट में आना चाहते हैं और आप उन्हें क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। यदि आप उन्हें हीट दे रहे हो तो क्या हो जाएगी, सॉलिबिलिटी डिक्रीज ही होने वाली है, क्योंकि वो मूव फास्ट करेंगे, वाइब्रेशन फास्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, दूर हट जाएंगे और वो हीट रिलीज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगी, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वही एक और एग्जाम्पल आता है सोल्यूट का। जब हम सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो वो एब्सॉर्ब करता है हीट को, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिसॉल्व होता है। हमने कोई सॉल्वेंट लिया, उसमें सोल्यूट को डिसॉल्व करना स्टार्ट किया। अब वो प्रोसेस है कि सोल्यूट डिसॉल्व होगा हीट को एब्सॉर्ब करके। इस कंडीशन में यदि आप टेम्परेचर देते हो उसको, हीट तो पहले वो एब्सॉर्ब करना चाहता है, हीट एब्सॉर्ब करके वो क्या होता है, डिसॉल्व होता है, उसकी टेंडेंसी है। इस पे यदि आप उसको और हीट देते हो तो उसकी तो हेल्प हो गई, उसको और हीट मिली और वो अच्छे से क्या हो गया, उसमें फास्टली डिसॉल्व हो जाएगा। तो जो भी ऐसी आपके पास में फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एंडोथर्मिक डिसॉल्व होते हैं, एंडोथर्मिक क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं किसी सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन समझ में आया क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि उसे एब्जॉर्ब की नीड है। वो डिसॉल्व तभी होगा जब हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। आप टेम्परेचर बढ़ा के उसे और ज़्यादा हीट दे रहे हो, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हो, तो जितना ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इसलिए उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो, एक्सोथर्मिक वाले सोल्यूट उनके एग्जाम्पल होते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ठीक है। और एंडोथर्मिक वाले होते हैं
अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, एंड नाइट्राइड्स ऑफ सोडियम पोटेशियम, ये सब होते हैं वो एंडोथर्मिकली क्या होते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं प्रेशर की। किसी भी सॉलिड को हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं होता है? जब भी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में आप लोग जानते होंगे, सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास होते हैं। उनमें जो इंटर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। इंटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उनको इंटर स्पेस बोलते हैं। वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। देख रहे हो आप कितना क्लोज ये अटैच्ड होते हैं अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से। वहीं यदि हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के अंदर थोड़ी बहुत इंटर स्पेसिंग होती है, थोड़ी थोड़ी जगह होती है, ठीक है। और वहीं यदि हम गैस की बात करें तो आप सब जानते हैं गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और दूर दूर की वजह से उनमें क्या होता है, इंटर स्पेसिंग होती है, इंटर स्पेस उनमें ज़्यादा होता है। जब आप प्रेशर लगाते हो, प्रेशर एक्सर्ट करते हो, तो जब आप गैस पे प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल जिनमें इतना ज़्यादा स्पेस है प्रेशर बढ़ाने पे वो पास पास आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे। किसी चीज़ पे प्रेशर लगाते हो तो वो पास पास मूव करते हैं। पार्टिकल में बहुत सारी जगह है तो आप मूव कर सकते हो, तो बिल्कुल पास पास क्या करते हैं, मूव करते हैं। पास पास मूव करेंगे तो उनमें क्या हो जाएगी, जगह बन जाती है, ठीक है, और वो सॉल्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड्स। ओके, सॉलिड इन लिक्विड्स में क्यों फर्क नहीं पड़ता है? आप जब सॉलिड को डिसॉल्व करोगे, लिक्विड के यदि पार्टिकल को आप डिसॉल्व कर रहे हो, देखो एक बीकर लिया हमने, ये हमारे पास में वाटर था, लिक्विड समझ लो, हमने इस पे पिस्टन लगा दिया और इस पे प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट किया। प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड में कितना ज़्यादा, इतना छोटा छोटा स्पेस होता है, तो आप थोड़ा सा मार्जिन उसमें क्या कर पाओगे, प्रेशर इंक्रीज करके उसके पार्टिकल्स को पास पास ला पाओगे, तो इतना कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और सॉलिड को हम वैसे ही नहीं मूव करवा सकते क्योंकि उसमें स्पेस ही बहुत कम होता है। इसलिए यदि आप सॉलिड इन लिक्विड का आपके पास में कोई सॉल्यूशन है, उस पर यदि प्रेशर एक्सर्ट करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि उनमें इंटर स्पेस ही नहीं होता है कि आप प्रेशर जब बढ़ा हो तो वो पास पास आके क्या कर सके, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सके। जब उनमें जगह ही नहीं है पास पास आने की, तो आप थोड़ा बहुत प्रेशर इंक्रीज भी करोगे तो वो थोड़े थोड़े पास आएंगे, उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस कंडीशन में? लिक्विड सॉल्यूशन में। जब हम सॉलिड को किस में डाल रहे होते हैं, लिक्विड के अंदर, उस कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक लास्ट है हमारे पास में, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यदि आप अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आप खुद सोच के देखो। हम सॉल्वेंट का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे तो सॉल्यूट की डिसॉल्व होने की टेंडेंसी भी क्या इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। देखो, when the quantity of solvent increase, greater amount of solute can be dissolved in it। सॉल्युबिलिटी होती क्या है, सॉल्यूट के डिसॉल्व करने की टेंडेंसी, एबिलिटी होती है कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है। आपने सॉल्वेंट बढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल हमने एक में ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, और एक में हमने लिया बीकर, ठीक है। एक तो हमने लिया ग्लास ऑफ वाटर और एक हमने लिया बीकर, ठीक है। अब इन दोनों का अमाउंट आपको पता है कम, पूरा जितना वाटर उसमें आ सकता था उतना फिल किया। आपने डाली शुगर, तो शुगर किसके अंदर ज़्यादा डिसॉल्व हो सकती है टेंडेंसी, ऑफकोर्स इसमें होगी क्योंकि इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है, समझ आया। तो जैसे ही आप सॉल्वेंट इंक्रीज कर देते हो, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व होने की एबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, समझ आया। आज हमने सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स पढ़ लिए हैं हम लोगों ने। इस यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।